जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग एक सीरीज चलाए जा रहे हैं जिसमें हम लोग खान सर के जो करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स आती है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग अगस्त मंथ के जो करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक सेशन को देख चुके हैं और आज दूसरी सेशन होने वाली है। दूसरी सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, उनको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। पिछला सेशन में जो आर्टिकल्स दिए गए थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो ना एक तरफ से होते चले आएंगे। तो इसलिए आप सभी जो भी सेशन अपलोड हो रहा है सबको देखते चलिए, है ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में देखिए, आज के सेशन का पहला आर्टिकल्स है राज्य में मेलों की स्थिति। राज्य में यानी कि बिहार में मेलों की क्या स्थिति है इसके बारे में एक आर्टिकल्स आया हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है बिहार में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले सभी मेलों को राष्ट्रीय स्तर पहचान देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। यानी कि बिहार में जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए जो भी मेला है उसको राज्य स्तर पहचान देने के लिए एक योजना, एक प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कौन कितने मेले हैं जिनमें जो है आपका राष्ट्रीय स्तर का पहचान दे दिया गया है और बिहार में कुल कितने मेले हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने वाले हैं। इन मेलों के समुचित तरीके से आयोजन और बेहतर प्रबंधन के लिए इन्हें बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। यानी कि आप जो है इन समुचित तरीकों से आयोजन और बेहतर प्रबंधन के लिए बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। उसके बाद मेलों के प्राधिकरण में शामिल होने के बाद ही इसे राज्य की दर्जा देने के संबंधित निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, इसमें जो है ना बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल होना होगा। कोई भी मेला हो, जैसे कि आप जानते हो सोनपुर का मेला हो गया, ऐसे बहुत सारे मेले हैं, टोटल 14 मेला हैं जो राज्य स्तर के हैं। तो उनके लिए जो है सबसे पहले बिहार राज्य मेला प्राधिकरण उसको मिलना चाहिए। इसके बाद ही उसे जो है ना राज्य की दर्जा मिलेगा। राज्य के मेला का दर्जा तभी मिलेगा जब तक उसमें आपको बिहार राज्य मेला प्राधिकरण की दर्जा ना प्राप्त हो, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट्स आने वाली है। राजस्व विभाग के मंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि ये जो है आपका कौन से मेला को राज्य में प्राधिकरण मेला दिया जाएगा या राज्य की दर्जा दिया जाएगा, जो उसके प्राधिकरण अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके जो ना राजस्व विभाग के मंत्री इसके जो ना अध्यक्ष होते हैं। राजस्व विभाग के मंत्री, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं भाई, तो इसको आप ध्यान रखना है। और इसी प्राधिकरण के स्तर पर यह निर्णय लिया जाता है कि मेले को राज्य के मेले का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। मतलब ये आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि आपका राज्य के मेले दर्जा किनके द्वारा दिया जाता है। तो ये राजस्व विभाग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, राजस्व विभाग मंत्री के द्वारा दिया जाता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका रहने वाली है, बिहार में कुल 47 ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले मेले लगते हैं। टोटल आंकड़ा भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि कथन और कूट वाले में जो नहीं 47 की जगह 37 या 57 या 74 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है भाई। तो आप इसको गलत बना सकते हो, सही बना सकते हो, है ना। टोटल 47 ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले मेले हैं, जिनमें से जो है ना 14 मेले ऐसे हैं जिन्हें राज्य की दर्जा मिल चुका है। यानी कि 14 ऐसे मेले हैं जिनको राज्य की दर्जा प्राप्त हो चुका है। यानी कि राज्य के दर्जा देने से पहले बिहार राज्य प्राधिकरण में शामिल हो चुका है ना। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्व विभाग मंत्रालय के द्वारा इसमें राज्य की दर्जा दिया जाता है। इसके बारे में भी हमें देख चुके हैं। तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग देख लेते हैं ये भी कि कौन कौन से मेले हैं और कहाँ पे स्थित हैं। ये आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं भाई, है ना। अब जैसे पैटर्न बदल रहा है, हम लोग को भी बदलना होगा। जैसे देखिए हरिहर क्षेत्र मेला, ये सोनपुर के मेलवा में धनिया है रह गया, है ना एक गाना, तो वही है। उसका तो पितृपक्ष मेला गया में स्थित है, त्रावणी मेला भागलपुर में है, बौंसी मेला बांका में है और बाबा केवल स्थान समस्तीपुर में है। ये सब मेला है और कहाँ आयोजन किया जाता है इसके बारे में दिया गया है। इसको आप एक झलक जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है ना इसको मिलान चिन्ह के माध्यम से पूछ दे, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। बाबा विशु राउत धाम मेला मधेपुरा में, देव छठ मेला औरंगाबाद, परशुराम महोत्सव मेला पटना, बाबा अमर सिंह समस्तीपुर, मलमास मेला राजगीर, मकर मेला राजगीर। उसके बाद आपका बरगांव छठ मेला नालंदा, औंगारी धाम मेला नालंदा और श्री श्री 108 श्री श्रीनिवास बाबा महोत्सव मेला नालंदा में स्थित है। ओके, ये 14 मेले हैं जिसको जो ना राज्य की दर्जा प्राप्त है।
तो इसको आप एक दो झलक देख जरूर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइए भाई। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर के कटिंग पेपर के जो ना अपलोड किए जाते हैं, जैसे अभी पैरा ओलंपिक चल रही है उसमें भी जो चीज़ें घटित होती है उसको हम लोग अपलोड करते रहते हैं लगातार, यानी कि करंट अफेयर्स आपके यूट्यूब चैनल हो या टेलीग्राम चैनल हो, दोनों के माध्यम से आप सबों के बीच प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही सब हम लोग अपलोड करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है उनको अपलोड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, है ना। तो चलिए ये हो गई। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स को देखते हैं। आप भारी धातु प्रदूषण, भारी धातु प्रदूषण का मतलब है कि जो हवाएं हैं, हवा में जो ना अलग अलग प्रकार के धातुएं मिले हैं, जैसे कि सीसा मिले हैं, आर्सेनिक मिले हैं, निकेल मिले हैं। तो इसी के बारे में जो ना एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। बिहार राज्य के कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें कुछ कुछ कहीं कहीं के हवा में जो ना सीसा के मिली है मात्रा मिली है, आर्सेनिक की मात्रा मिली है। तो इसके बारे में एक रिपोर्ट आई हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कहा जाता है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के निर्देश पर राज्य के 6 शहरों का अध्ययन कराया है। यानी कि ये आप ध्यान रखना, ये पॉइंट को ध्यान रखो भाई, इससे ही सवाल ज्यादातर बनाए जाते हैं। क्या कहा जाता है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के निर्देश पर राज्य के 6 शहरों का अध्ययन किया है। मतलब कि अभी जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया, भारी धातु प्रदूषण रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसके निर्देश में, किनके निर्देश में किया जाता है, एनजीटी के निर्देश में। इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट कहा जाता है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार के 6 शहरों की हवा में मौजूद सीसा, आर्सेनिक, निकेल जैसी भारी धातुओं की मात्रा की जांच कर रिपोर्ट जारी की है। तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन से धातु हैं, सीसा, आर्सेनिक और निकेल। और वो 6 शहर हैं, जैसे कि आपका राजधानी पटना हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सासाराम, राजगीर और गया। ये 6 शहर हैं जिसपे जो ये रिपोर्ट यानी कि जारी किया गया है, ये जांच की गई थी। ये जिला का नाम भी आप याद रखना भाई, हो सकता है कि यहाँ जो सासाराम की जगह कुछ और दे दे, है ना, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है, इन सभी शहरों में तुलनात्मक अध्ययन में पाई गई 3 भारी धातुओं के मामले में राजगीर की हवा की गुणवत्ता में सबसे अच्छी पाई गई है। यानी कि राजगीर, ये 6 जिलों ये शहरों में से इनमें सबसे अच्छी की हवा कहाँ की है, राजगीर की हवा सबसे बेहतर है। और बिहार के इन 6 शहरों में पटना की हवा में शीशे की मात्रा सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ये आंकड़ा आप याद रखेंगे कि किन शहरों में शीशे की मात्रा की किन शहरों की हवा में शीशे की मात्रा सबसे अधिक है, तो ये पटना में है, ये याद रखना भाई। और गया की हवा में आर्सेनिक सबसे अधिक है, और मुजफ्फरपुर हवा में निकेल, यानी कि ये तीनों कम से कम याद रखना भाई, है ना। ज्यादा इसमें भी आपको उल्टा पुल्टा कर दे, हो सकता है मुजफ्फरपुर में सीसा कर दे, सीसा में जो है ना आपका मुजफ्फरपुर कर दे, तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं, है ना। चलो ये हो गई बातें। उसका ध्यान देखिए, आपका जो मात्रा भी बता दिया गया कितना कितना है, तो इसको आप एक झलक जरूर देख लीजिएगा। इसको बताने में मतलब ये आपको याद ही करना होगा, ठीक है, कम से कम यही याद रखना होगा कहाँ कहाँ अधिक पाया गया था। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है पोषण वाटिका। पोषण वाटिका क्या होता है, पोषण वाटिका होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ हरी सब्जी, शुद्ध सब्जी उगाई जाती है ना। तो उसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में 35,000 प्राथमिक विद्यालयों के परिसर की मिट्टी की जांच कराने का निर्णय लिया है। यानी कि जितने भी प्राथमिक स्कूल है ना, उनमें जो ना मिट्टी की जांच के लिए जो ना जांच की है, जांच करने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा कि वहाँ की जो स्कूल की जितनी जैसी मिट्टी होगा उस तरह से वहाँ की जो सब्जियां उगाई जा सकती है। जैसे आप अपने गांव में जरूर देखे होंगे कि अपने जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे सरकार की तरफ से हरी साग सब्जी के लिए भी एक योजना बनाई थी आपके, मतलब हालांकि ज़्यादा देर चला नहीं क्योंकि चलने देता नहीं है ना, यही एक प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में रिपोर्ट आई है। तो इसमें क्या कहा जाता है, मिट्टी की जाँच कृषि विभाग की ओर से कराई जाएगी। ये जो है मिट्टी की जांच किसके द्वारा कराई जाएगी, कृषि विभाग के द्वारा कराई जाएगी। मिट्टी की जांच के बाद पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जैसे मिट्टी का जांच होगा उसके बाद ही इसका पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक स्कूल का मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनेगा, यानी कि जिस तरह से जिनकी स्कूल की मृदा जिस तरह से बेहतर होगी उस तरह से उसको कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। इसी कार्ड के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इन पोषक वाटिकाओं का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना और उन्हें जैविक खेती के बारे में शिक्षित करना है। यानी कि स्कूल में ही आपका सब्जी उगाई जाएगी और बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद यही जो सब्जी उगाई जाएगी उसी सब्जी का आपके स्कूल में खाना पकवान होगा, है ना। तो उसी से ये क्या होगा, शुद्ध सब्जी, शुद्ध शाकाहारी भोजन हो जाएगा, शुद्ध भोजन हो जाएगा, पौष्टिक आहार हो जाएगा।
राज्य के 20,000 से अधिक स्कूलों में अभी पोषण वाटिका संचालित है ना। तो आपके गांव में भी होगा, जरूर होगा, कभी न कभी जरूर बनाया होगा। मेरे गांव में तो बनाया था भाई। पोषण वाटिका का निर्माण, पोषण वाटिका स्कूल परिसर में बना एक छोटा सा बगीचा होता है, वही है। अब पोषण वाटिका क्या होता है? पोषण वाटिका स्कूल परिसर में बना एक छोटा सा बगीचा होता है जहां विभिन्न प्रकार की पौष्टिक सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां उगाई जाती है। और बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में अंकुरण परियोजना के अंतर्गत पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गई पोषण वाटिका। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये नवीनगर जो है ना, औरंगाबाद का एक जगह है। इसके बारे में कहा जाता है बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 800 मेगावाट 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ये याद रखना कि थर्मल पावर स्टेशन यानी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये स्थापित की जाएगी नवीनगर जो है ना, औरंगाबाद में। उसके बाद कहा हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता विस्तार स्टेज 2 को मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर 800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली तीन इकाइयां स्थापित की जाएगी। ठीक, 3 नई इकाइयां। उसके बाद यह प्लांट 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में नवीनगर पावर स्टेशन के स्टेज 1 की में 660 मेगावाट के 3 चालू इकाइयों से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और इसमें बिहार की हिस्सेदारी 82.5% अर्थात 1634 मेगावाट है। ये आंकड़ा भी अभी ध्यान रखना है। स्टेज 2 में चालू होने पर NSTPS परियोजना सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना बन जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है, देश की दूसरी सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन है? NSTPS। ठीक है, NSTPS ये जो है ना आपका स्टेज 2 में आते हैं। और वर्तमान में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन देश का पहला और सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है जहां लगभग 4800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये हो गया आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कहा जाता है बिहार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया है। यानी कि ये विवाह कन्या योजना क्या है? जैसे किसी का जो सक्षम नहीं है तो उनके घर बेटियों की शादी में सरकार के द्वारा मदद दी जाती है, तो उसके बारे में है ना। चलो, कहा जाता है हाल ही में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये भी ध्यान रखना है, 5,000 से 10,000 किया जा रहा है। ठीक है, चलो, समाज कल्याण विभाग के अनुसार 2012 से अब तक 16 लाख से अधिक लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिल चुका है। और इस योजना का लाभ ऐसे परिवार को दिया जाता है जो BPL के अंतर्गत आते हैं और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है ना। उसके बाद कहते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार को लड़की के विवाह का समय आर्थिक सहायता, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकना है। और वर्तमान समय में बिहार के समाज कल्याण मंत्री कौन है? मदन सहनी है। ये भी ध्यान रखना, ये करंट अफेयर्स है। तो मदन सहनी जो है ना अभी बिहार के समाज कल्याण मंत्री हैं। ये सब बाकी तो आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आके कहा जाता है, इसके बारे में वही सब चीजें दी गई है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है संपूर्णता अभियान कैंपेन। संपूर्णता अभियान कैंपेन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बिहार के नीति आयोग द्वारा 61 आकांक्षी प्रखंडों में संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे, 61 आकांक्षी प्रखंडों में, है ना, 61 आकांक्षी प्रखंडों में संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया संपूर्णता अभियान बिहार के 61 आकांक्षी प्रखंडों में 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका कहा जाता है इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के सूचकांकों को 100% करना है। फिर कहा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर 18.8% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की खुराक मिलती है, जो मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाता है। नेक्स्ट में कहा जाता है 2019 से 20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में केवल 16.6% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 3 महीने या उससे अधिक समय तक आयरन की गोली मिली। फिर नेक्स्ट कहा जाता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर 6 वर्ष तक की आयु के 18.8% बच्चों को उचित पोषण मिलता है, जबकि बिहार में यह प्रतिशत बढ़कर 21.8% हो गया है, जो राज्य में बाल पोषण अधिक ध्यान देने का संकेत करता है।
हालिया आंकड़ा के अनुसार भारत में 26.2% आंकड़ों को पोषक तत्वों की खुराक मिलती है, जबकि बिहार में 31.1% आबादी को पोषक तत्वों की खुराक मिलती है। अब नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल आज के सेशन का, रिहंद जलाशय। रिहंद जलाशय क्या है और ये क्यों चर्चा में, इसके बारे में समझ। कहा जा रहा है बिहार को उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय से कोटे का पानी नहीं मिल रहा है, यानी कि रिहंद जलाशय कहाँ है, यूपी में है। यूपी में है। इन्होंने यहाँ जो ना बिहार सरकार और यूपी सरकार जो है ना एक समझौता किया था, जिसमें रिहंद जलाशय जो है ना आपको यूपी को भी मिलेगा और बिहार को भी दिया जाएगा जल। ठीक है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने रिहंद से पर्याप्त पानी ना मिलने के कारण जो है ना इस मामला को केंद्र सरकार के आयोग को समक्ष मजबूती से उठाया है और 1973 में हुए एक समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय से बिहार को भी पानी मिलना चाहिए। यह पानी सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। नहरों में पानी की कमी के कारण दक्षिण बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये ध्यान रखना, दक्षिण बिहार, क्योंकि यूपी के बगल में दक्षिण बिहार है, तो वहाँ के किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे पेयजल संकट और भी गहरा हो गया है, इसलिए यह चर्चा में है। और रिहंद जलाशय के बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ बिंदु। रिहंद जलाशय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि रिहंद जलाशय कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र जिले में, जगह में, जो जिले में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और रिहंद नदी पर बना एक भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, ये जो रिहंद नदी पर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय यही है, रिहंद जलाशय। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार रिहंद जलाशय हो गया। और हम लोग आज के सेशन में लगभग 8 से 10 आर्टिकल आज के सेशन में भी देख चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसी तरह से छोटी छोटी सेशन में जो के माध्यम से हम लोग जो ना ये करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स के अगस्त महीना को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।